एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। कल से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच हैगली ओवल क्राइस्टचर्च में शुरू हो रहा है। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम इस टेस्ट मैच से भी बाहर हो गए। इसका मतलब है कि वो एक सयाह की हैसियत से न्यूजीलैंड गए और दौरा करके अब टीम के साथ ही वतन वापस आएंगे। और साउथ अफ्रीका की टीम इस महीने पाकिस्तान आ रही है। 26 जनवरी से कराची में पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। इसके हवाले से बात करेंगे। और दूसरे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अवार्ड्स का अनाउंसमेंट किया, कल हम इस पर बात नहीं कर सके। मोहम्मद हफीज को किस खुशी में यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। इस साल T20 में 415 रन मोहम्मद हफीज के, 83 का एवरेज, और उसके बावजूद वो क्रिकेट के बड़ों की नजरों में वो तो कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ज्यूरी थी। तो मैंने ट्वीट भी किया कि इंडिपेंडेंट ज्यूरी का क्या मतलब होता है कि जो लोग खुद मुख्तार हो, आजाद हो, ईमानदारी के साथ काम करें। इस पर भी आज बात करेंगे। और उसके अलावा जो T10 लीग इस माह के आखिर में अबू धाबी में शुरू हो रही है, उस लीग के हवाले से भी बात करेंगे। लाहौर कलंदर्स ने कलंदर्स के नाम से अपनी टीम डाली है, उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान की वाहिद टीम होगी। लेकिन और पहले अपने मेहमान का तारुफ कराते चले। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद याया हुसैनी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हैं। इसके अलावा ये अपना एक शो करते हैं जियो न्यूज पर, स्कोर के नाम से, बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है। जियो सुपर पे भी ये प्रोग्राम वही इनका रिपीट होता है 1 घंटे का। इनसे हम बात करेंगे और इस दौरान हम आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे। अगर आप कॉल करना चाहें तो 021 डायल करके 3580381 पर कॉल करें और हमसे और याया हुसैनी से बात करें। इससे पहले कि हम याया हुसैनी से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको क्रिकेट के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो आज क्रिकेट की ही बातें करेंगे। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं याया हुसैन। याया, बाबर आजम के बारे में लोग कह रहे थे जब उनको 12 दिसंबर को चोट लगी तो लोग यही कह रहे थे कि बहुत मुश्किल है कि वो टेस्ट सीरीज में हिस्सा ले सके। कैसे देखते हैं? हमने तो पहले ही कहा था, आपने भी अपने शोज में कहा कि बाबर आजम का बहुत मुश्किल नजर आता है। अब उनका सीरीज से आउट होना पहले क्यों नहीं अनाउंस किया? क्या इंतजार कर रहा था क्रिकेट बोर्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच इकबाल बेग साहब मुझे इनवाइट करने के लिए। और जहां तक बाबर आजम की बात है, बाबर आजम के हवाले से चहमगोइयाँ तो हो रही थी। और जब T20 सीरीज से वो बाहर हुए थे, आपने भी सोशल मीडिया पर अपने ख्यालात का इजहार किया और कुछ मेरे भी यही ख्यालात थे कि शायद बाबर आजम जो है वो टेस्ट सीरीज से भी बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक दुरुस्त फैसला मैं समझता हूँ, इस एतबार से कि बाबर आजम, जिस तरह आपने प्रोग्राम की शुरुआत में बात की कि एक सयाह की हैसियत से गए थे, कोई शक नहीं है इसमें कि वो सिर्फ न्यूजीलैंड घूम फिर कर चहलकदमी करके वापस आ रहे हैं। लेकिन अगर वो भी शादाब खान की तरह टेस्ट के बाद अनफिट हो जाते और जुनूबी अफ्रीका सीरीज से बाहर हो जाते तो ये बहुत ज्यादा बुरा होता पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन चलें, देर आया दुरुस्त आया। माजी में अगर आपको याद हो 97, 98 में जिस दौरे पे जुनूबी अफ्रीका के आप मौजूद थे, वहां आबिद सोहेल ने टेस्ट जिताया, राशिद लतीफ अगले टेस्ट मैच में आए, पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया। तो ज्यादा मुनासिब यही है कि रिजवान जो है वो कंटिन्यू करें इस टेस्ट मैच को। पोर्ट एलिज़ाबेथ में तो वसीम अकरम भी गए थे खेलने। शोएब अख्तर ने बड़ी तबाहकुन बॉलिंग की डरबन टेस्ट में, पाकिस्तान जीता। और जब वसीम अकरम पहुंचे पोर्ट एलिज़ाबेथ में, पाकिस्तान हार गया। वो बड़े नाम और ऊंची दुकान फीके पकवान। अच्छा, ये बताएं यार, जो अब पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात हैं उनके मुताबिक अब इस टीम को अगर आपकी अपने तजुर्बे की रोशनी में देखते हैं, पहला टेस्ट मैच में हमने फाइट की, अगरचे हम हार गए लेकिन लोग कहते हैं कि फाइट की। इस टेस्ट मैच में क्या सूरत हाल देखते हैं? नील वैगनर की जगह उनके मैट हेनरी आ गए। टीम को कैसे देखते हैं? तब्दीलियां देखते हैं आप पाकिस्तानी टीम में कोई? देखिए इकबाल बेग साहब, ये तो हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान टीम ने बड़ा अच्छा फाइट किया, 27 गेंदें अगर खेल लेते तो शायद टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता। हुआ नहीं ना ड्रॉ। और अगर आप देखें तो वो इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी फवाद आलम के लिए। और अगर शायद फवाद आलम वो 102 रन की इनिंग नहीं खेलते तो शायद उनका नाम PCB अवार्ड में भी नहीं आता। वो शायद अगली सीरीज से क्या अगले टेस्ट मैच की टीम में जगह बनाने में नाकाम रहते। लेकिन अल्लाह ताला जिसको नवाजना चाहे। लेकिन यहाँ पर अगर आप ODI सीरीज T20 सीरीज की बात करें, वहां पर जिस मैच में मोहम्मद हफीज ने 99 रन किए, वहां पूरी टीम ने 60 रन किए। बुनियादी तौर पर अगर पाकिस्तान टीम की इस टीम को हम देखें तो मां सिवाय इनफिरादी कारकर्दगी के ये टीम हमें कहीं स्टैंड करती हुई दिखाई नहीं दे रही। T20 क्रिकेट में तने तना हफीज इस टीम को जो है वो खींच रहे हैं। अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें, वनडे क्रिकेट की बात करें तो वहां पर रिजवान आपको कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां पर बाबर आजम कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो आगे कुआं है और पीछे खाई। आप क्या समझते हैं? रिजवान का जिक्र किया
क्या सरफराज अहमद को नविश्ते दीवार पढ़ लेना चाहिए? क्योंकि देखें टेस्ट टीम में तो वो है नहीं, T20 की टीम में वो नहीं खेलते, वनडे की टीम में वो नहीं थे। आप समझते हैं कि अब सरफराज अहमद के लिए एक पैगाम दिया गया है कि मेरे ख्याल में, क्योंकि 2007 में उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था, 13 बरस कबल, और उनकी उम्र भी अच्छी हो गई है, समझते हैं कि सरफराज अहमद को रिटायरमेंट पर मजबूर किया जा रहा है, वो रिटायरमेंट ले लें या वो इसी तरीके से टीम के साथ एक सैयाह की हैसियत से जाएं, घूम फिर कर वापस आ जाएं? सरफराज अहमद आज जहां पर खड़े हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब, वो अपनी वजह से यहां पर स्टैंड कर रहे हैं। अगर आपको याद हो 2015 वर्ल्ड कप में आपने उनके लिए बड़ी आवाज बुलंद की, आपने उनके लिए बड़ी बात की, मैंने उनके लिए बड़ी बात की, और हमारे दीगर दोस्तों ने, चाहे वो फॉर्मर क्रिकेटर्स हो चाहे साफी हो, उन्होंने बात की। लेकिन सरफराज अहमद टीम में कैसे आए थे? सरफराज अहमद अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से आए थे, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने की वजह से आए थे। लेकिन जब वो कप्तान बने तो अपने ऊपर उन्होंने हसन अली को भी भेजा, अपने ऊपर उन्होंने वहाब रियाज को भी भेजा। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का वो मैच याद हो जहां इमाद वसीम, जहां सरफराज मैच फिनिश कर सकते थे, वो रन आउट होकर चले गए। तो यहां पर सरफराज अपनी वजह से मौजूद हैं। लेकिन अगर उनको टीम में रखा जा रहा है, वो कंकशन के रूल की वजह से रखा जा रहा है कि खुदा ना खास्ता किसी मैच में रिजवान अनफिट हो गए तो विकेट कीपर की जगह विकेट कीपर आएगा। लेकिन सरफराज के लिए अब मुश्किल इस एतबार से है, आई थिंक जनूबी अफ्रीका की टेस्ट सीरीज में भी वो ड्रेसिंग रूम का हिस्सा हो, लेकिन उनके लिए शॉर्टर वर्जन में मेरा ख्याल है मुश्किल रोहेल नजीर करेंगे। अगर आपको याद हो कैंटरबरी के खिलाफ उन्होंने मैच विनिंग इनिंग खेली है, तो ये सरफराज के लिए मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन मेरा ख्याल है जून के बाद सरफराज भी फिर आमिर की तरह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जून 2021 में मुझे नहीं लगता कि अगले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो जगह बना पाएंगे। अभी तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, उसकी वजह से। एक और चीज कि अगर पाकिस्तानी टीम की बात करें, रिजवान ने तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। गुज़िश्ता 5 टेस्ट इनिंग्स में रिजवान ने 4 निस्फ सेंचुरियां बनाई, एक में उनकी बारी नहीं आई, एक में बारी नहीं आई। तो आप क्या समझते हैं कि रिजवान तो टेस्ट में अपने आप को, और जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की, लोग तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने कप्तानी अच्छी की और हैंडल किया, आप समझते हैं कि रिजवान के होते हुए अब सरफराज की वापसी अनटिल एंड अनलेस खुदा न खास्ता कोई जख्मी हो जाए बहुत मुश्किल नजर आती है? देखिए अभी राइट नाउ तो जिस तरह रिजवान परफॉर्म कर रहे हैं, और मेरी अपनी जाती राय यही है कि रिजवान अगर T20 क्रिकेट ना खेलें तो शायद उनका करियर प्रोलॉन्ग हो सकता है। शायद वो एक दिन की क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को 2-3 साल नॉन स्टॉप सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको T20 क्रिकेट में खिलाते रहेंगे तो T20 क्रिकेट की नाकामियां उनका पीछा टेस्ट क्रिकेट में करेंगी, उनकी कारकर्दगी को वनडे फॉर्मेट में मुतासर करेंगी। और शायद यहां तो आपको पता है कि आज जो आंखों का तारा है, कल वो जमीन में पैरों के नीचे भी नहीं होगा, और इसकी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। सरफराज 3 साल कप्तान रहे, चैंपियंस ट्रॉफी के विनिंग कैप्टन, मोहम्मद हफीज आपके सामने है, बहुत सारी मिसालें आपके सामने बिखरी पड़ी हैं। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है रिजवान को, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है बाबर आजम को कि आज वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आंख का तारा है। बोर्ड तब्दील हुआ तो फिर मेरा ख्याल है सर के ऊपर से तब्दील हो जाएगी। जिस तरह सरफराज को साथ बिठाकर एहसान मानी ने कहा था लाहौर में कि हमारे कप्तान सरफराज हैं, फिर अजहर अली जब आए तो अजहर अली को कहा गया कि पूरे सीजन के लिए कप्तान हूं। मैं तो सफे पे सफे काले कर सकता हूं। एहसान मानी ने जितने यू टर्न मारे हैं क्रिकेट बोर्ड में, जितनी उन्होंने बातें की, डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंट के रोल पे वो बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे गैर मुल्की खिलाड़ी आएंगे, एक आया बात कर रहे थे, और वो बात कर रहे थे कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो तब्दील नहीं होगी, वो सरफराज अहमद को दिलासा दे रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इस क्रिकेट बोर्ड के बारे में तो यही कहा जा रहा है कि जी खेलता कोई है और दस्तखत कोई करता है। तो फिर इसका मतलब कौन चला रहा है? पसे पर्दा भी तो दोनों बाहर हैं मुल्क से, चीफ एग्जीक्यूटिव भी बाहर हैं, छुट्टियां मनाने गए, और चेयरमैन भी बाहर हैं। जब भी आप उनसे गुफ्तगू करेंगे, वसीम खान भी बबांगे दहल ये बात करेंगे, एहसान मानी साहब भी यही बात करेंगे, नहीं हम अपने कामों में खुद मुख्तार हैं, हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। इवन अगर आप बात करें वसीम खान की, जो कराची प्रेस क्लब में आए थे, वहां पर भी उन्होंने कहा कि सारी चीजें तो हम कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने है, मुझे कुछ कहने की, बताने की जरूरत नहीं है, सबको नजर आ रहा है और सबको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये लोग डमी हुए, इसका मतलब एक मोहरे हैं सामने रखे हुए हैं, बस पसे पर्दा कोई और चला रहे। एहसान मानी साहब का तो तजुर्बा या 2003 से 2006 तक आईसीसी के चेयरमैन रहे, आईसीसी की फाइनेंस कमेटी में भी हैं, उनका तजुर्बा किस काम गया अगर वो किसी इशारे पे चलेंगे तो? देखिए इकबाल बेग साहब, समीउल हसन बर्नी से ज्यादा तजुर्बेकार आदमी तो कोई नहीं है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी वो मौजूद रहे, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में देख रहे हैं। लेकिन समी बर्नी के लिए भी यहाँ पर केक वॉक नहीं थी। और आप एहसान मानी साहब की बात कर रहे हैं, अभी ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ ने जो है वो सेनेटर फैसल जावेद के हवाले से कहा कि जी वो पाकिस्तान की सिलेक्शन में मुदाखलत कर रहे हैं। यहाँ पर मसला इकबाल बेग साहब ये है कि यहाँ पर
आप जब भी जिससे भी बात करेंगे वो कहेगा नहीं सारी चीजें मैं कर रहा हूं, लेकिन जब आप काउंटर क्वेश्चन करेंगे तो उसके पास उसका जवाब नहीं होगा। शोएब अख्तर कह रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड में जाकिर खान का एक ग्रुप है, शोएब अख्तर कह रहे हैं क्रिकेट बोर्ड में एहसान मानी का एक ग्रुप है, वसीम खान अपने आप को तनहा महसूस कर रहे हैं, वसीम खान की शिकायत करते हैं कि जी इस मुल्क में मुझे प्यार नहीं मिला। बात दरअसल ये है कि इस मुल्क में तो इस मुल्क में रहने वालों को प्यार नहीं मिल रहा। मोहम्मद हफीज आपके सामने है, समीर सम इस मुल्क को छोड़कर चले गए, मोहम्मद आमिर शिकवा कर रहे हैं, किससे आप पूछें? मिसबाउल हक भी अभी थोड़े दिन की ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मिसबाउल हक जो है वो कंटिन्यू हेड कोच की कुर्सी पर बुरा जमान रहेंगे, वो भी यही शिकायत करेंगे, तो ये शिकायतें तो चलती रहेंगी। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, थोड़ी सी बात करेंगे T10 क्रिकेट लीग की और फिर बात करेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अवार्ड्स का ऐलान किया है उस पर बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद कही जाएगा। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सैयद याह्या हुसैनी के साथ एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम यकीनन बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर के हवाले से। और गुज़िश्ता बरस जब T10 लीग अबू धाबी में हो रही थी तो आखिरी लम्हे पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने NOC जारी नहीं किया था प्लेयर्स को। काफ़ी प्लेयर्स जिनमें मोहम्मद हफीज भी शामिल हैं खेलना चाहते थे लेकिन नहीं गए। और लाहौर कलंदर्स, जिसने कलंदर्स के नाम से टीम ली थी, उसने अपनी टीम को कहीं से इधर उधर से प्लेयर्स जमा करके उन्होंने कमिटमेंट को पूरा किया। अब फिर हो रही है T10 लीग इस माह के आखिर में 28 जनवरी से अबू धाबी में। याह्या हुसैनी साहब, आप भी उस लीग में मौजूद थे जो पिछले साल हुई थी, कैसे देखते हैं इस मरतबा पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स को इजाजत दी गई? कई प्लेयर्स आइकॉन प्लेयर्स भी हैं कई टीमों के। देखिए इकबाल बेग साहब, अच्छी बात है क्योंकि जब तक ये हाथ पांव चल रहे हैं तो खिलाड़ी जो है वो पैसे कमा सकते हैं और T10 लीग का दौरानिया इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए माली एतबार से बड़ी अच्छी लीग है। और पिछली बार जो नुकसान हुआ, इस बार क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसका अजाला कर रहा है या क्या है, उस बहस में नहीं जाते, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए इस बार पाकिस्तान के नंबर ऑफ क्रिकेटर्स के हवाले से हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स मौजूद हैं जो T10 लीग में परफॉर्मेंस देंगे और वो पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। खासतौर पर कलंदर्स की अगर मैं बात करता हूँ, सोहेल तनवीर हो गए, आसिफ हो गए, उसके साथ हसन अली इनके लिए खेल रहे हैं, शर्जील इनके लिए खेल रहे हैं। हफीज नहीं है, हफीज नहीं, शर्जील और हसन अली की बात कर रहा हूँ। हफीज जो है वो किसी और टीम में। ठीक है, तो अगर ये खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली मौका उनको मिलेगा। और आपको पता है कि सोशल मीडिया पर फिर इस कारकर्दगी को लेकर इस कारकर्दगी को उठाया जाता है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन आपको एक छोटा सा पैकेज दिखाते हैं और जब पैकेज के बाद वापस आएंगे तो कलंदर्स के जो CEO है समीन राना, उनको ऑनलाइन लेंगे, उनसे पूछेंगे क्या तैयारी पर ज्वाइन किया है कलंदर्स के CEO समीन राना ने जो लाहौर कलंदर्स के साथ भी वाबस्ता है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीन राना साहब। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। याह्या हुसैनी हमारे साथ आज के शो में मौजूद है। हम पाकिस्तान क्रिकेट पे तो बात कर रहे हैं, हमने सोचा थोड़ी सी कलंदर्स पे भी बात कर लें। इस मरतबा तो मुतमईन है ना आपके पास तो सारे स्टार प्लेयर्स जिनको आप रखना चाहते थे सब मौजूद हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अस्सलाम वालेकुम याह्या भाई को भी, और दूसरी बात यह है कि डेफिनेटली काफी बैलेंस टीम हमने कोशिश की है इस दफा सिलेक्ट करने की, और हमें काफी उम्मीद है कि इस टीम में सारे जो परफॉर्मर हैं वो हमने शामिल किए हैं, वो इंशाल्लाह दे विल कम गुड और जो है वो कलंदर्स के लिए अच्छा परफॉर्म करें। अब आपकी इस दफा हफीज नहीं है आपके साथ, आपकी तस्वीर आ गई है, हफीज आपकी नहीं है इस दफा आपके साथ समीन भाई? जी, हफीज भाई जो है वो अनफॉर्चुनेटली T10 में हमारे साथ इस दफा नहीं है, क्योंकि हमारी जो आइकॉन प्लेयर की कैटेगरी थी उसमें हमने शाहिद खान रखी थी जो हमारे साथ पिछले साल भी थे, हमने उनको रिटेन किया, और जो ड्राफ्ट था उसमें हफीज भाई जो थे वो पहले पिक हो गए। तो इस दफा तो सख्तियां नहीं है कोविड की वजह से, क्या सूरत हाल है इस दफा? प्लेयर्स तो जाएंगे जी? इस दफा IPL पूरा UAE में हुआ है और उसमें कोई ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ। 50+ डेज का टूर्नामेंट था, तो उन्होंने डेफिनेटली लर्न किया है, तो इस उम्मीद है कि T10 भी उसी तरह ही बेहतर तरीके से होगा। आपकी टीम एक सोहेल अख्तर की कप्तानी में जीती भी एक टूर्नामेंट यही अबू धाबी में, कितने पुरुम्मीद हैं आप लोग सोहेल अख्तर के साथ अपनी इस टीम के साथ? देखिए, सोहेल अख्तर की कैप्टनसी का रिकॉर्ड जो है वो बहुत जबरदस्त है। पहले की टूर्नामेंट में अबू धाबी में जब उन्होंने कैप्टनसी का मौका मिला तो उन्होंने टीम को जो है वो फाइनल में पहुंचाया, बल्कि न सिर्फ बचाया बल्कि जितवाया भी। दूसरा उनका कैप्टनसी का मौका जो है वो PSL में हम सब ने देखा। जो काम पिछले 5 सालों से कोई भी नहीं कर सका था वो सोहेल अख्तर की क़यादत में इस दफा टीम ने
सर अंजाम दिया। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह T10 में भी शोएब अख्तर जो है वो अपनी बेहतरीन कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे जीतने। बहुत बहुत शुक्रिया समीन राना साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो याया हुसैनी से बात करेंगे T10 लीग के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अवार्ड दिए उसके हवाले से। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स एंकर याया हुसैनी से पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। अभी हमने T10 क्रिकेट लीग के हवाले से बात की, क्योंकि कलंदर्स की टीम वो वाहिद टीम है पाकिस्तान की जो इस T10 लीग में हिस्सा ले रही है और समीन राना जो उनके CEO थे वो हमारे साथ थे। याया, T10 से हटकर अगर हम देखें जो अवार्ड का ऐलान हुआ, और दिलचस्प बात यह है कि अवार्ड का ऐलान पहले हो गया। दिलचस्प बात यह कि पहले आ गई खबरें और फिर पता चला कि क्रिकेट बोर्ड ने रोका उसको, और फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से दोबारा से वो चाह रहे थे कि एक एक करके ट्वीट करें हम, और पता चला इकट्ठे नाम आ गए। क्या कहेंगे आप, ये क्रिकेट बोर्ड की बदइंतजामी है या फिर ये बदकिस्मती इसे कहा जाए? मैं दूसरी बात से आपकी ज्यादा इत्तेफाक करूंगा। बदकिस्मती, बदइंतजामी तो नहीं कह सकता मैं इसको, लेकिन समीउल हसन बरनी के लिए ये एक ऐसा शॉट है जो वो रोक नहीं पाए, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो जो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की राहदारियों से खबरें निकल के लोगों के कानों तक पहुंच जाती थी, अखबारों की जीनत बन जाती थी, ब्रेकिंग न्यूज बन जाती थी। मेरा ख्याल है यहाँ पर वो नाकाम हो गए, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि पहली चीजें बाहर आ गई। लेकिन ओवरऑल अगर हम इकबाल बेग साहब बात करते हैं, मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन और मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात थी कि वो लोग जो सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले शोर मचा रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के डैकेट अवार्ड के ऊपर कि बड़ी नाइंसाफी हो गई, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जो है दीवार से लगा दिया गया, उनमें से बहुत से लोग जो थे वो इस ज्यूरी का पार्ट थे। और मेरा ख्याल है कि उनको अपने गिरबानों में झांकना चाहिए कि जब आपको मौका मिलता है तो फिर आपको जवाब देना। इंडिपेंडेंट ज्यूरी थे ना, वो वाला जो अवार्ड था ना ICC का डैकेट अवार्ड, वो व्यूअर्स चॉइस अवार्ड था, और तो ये इसके ऊपर ये तो ज्यूरी बनी हुई थी ना। तो अगर ज्यूरी ये फैसला नहीं कर सकती कि मोहम्मद हफीज जो है वो साल 2021 में पाकिस्तान का व्हाइट बॉल का बेहतरीन क्रिकेटर है, तो मेरा ख्याल है कि फिर तो वो कहते हैं ना कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ देना चाहिए। लेकिन वो तो कहते हैं PCB के जो जराये से पता चला, वो तो कहते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में बाबर आजम को ऑलरेडी उन्होंने दे दिया। इकबाल बेग साहब 3 वनडे खेला है पाकिस्तान इस साल। अगर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, 3 वनडे बाबर आजम खेले हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ, और जिम्बाब्वे की बॉलिंग का आपको अंदाजा है। और जिस मैच में उन्होंने 100 किया वो पाकिस्तान एक दिन में 2 मरतबा हार गया। वैसे भी हार गया, टाई हो गया मैच, और सुपर ओवर में भी पाकिस्तान हार गया, फिनिश करके वो जा नहीं सके। उसके बाद आप T20 क्रिकेट में आ जाएं, T20 क्रिकेट में बाबर आजम टॉप 3 बैट्समैनों में नहीं आ रहे। टॉप 3 बैट्समैनों में आखिरी मैच से पहले मैकलीन पार्क नेपियर के मोहम्मद हफीज थे और उन्होंने टॉप किया जाकर। टॉप 3 बैट्समैनों में आते नहीं है बाबर आजम, और 10 मैचों की 8 इनिंग में हफीज ने 4 सेंचुरियों के साथ जो है 415 किए, 415। और आप कैसे उनको नजरअंदाज कर सकते हैं? चले मैं एक और दूसरी तरफ भी आ जाता हूं। जब ज्यूरी आ जाती है ना इकबाल बेग साहब, ज्यूरी में और आम आदमी में जमीन आसमान का फर्क होता है। ज्यूरी फैसला करती है, बहुत सारी चीजों को एनालाइज करती है। अब आप हफीज की परफॉर्मेंस देखें, उन्होंने आपको जो है इंग्लैंड झुकने से जो है बचा लिया। इंग्लैंड में अगर आप दूसरा T20 हार जाते, तीसरा T20 सॉरी, वहां पर वो मैच के बेहतरीन खिलाड़ी रहे, सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। उसके बाद न्यूजीलैंड में आप देखें, सिंगल हैंडेडली वो जिस तरह खेले हैं, लोग उनकी फॉर्म को देखकर परेशान थे, उनकी परफॉर्मेंस को देखकर हैरान थे। आप बाबर आजम को देख लें, वो तो एक सीरीज खेले नहीं, इंग्लैंड के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस देख लें, बड़ी टीमों के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। इवन अगर आप बांग्लादेश के खिलाफ जहां शोएब मलिक की और हफीज की वापसी हुई थी, वहां पर भी हफीज के साथ नाइंसाफी हुई थी, वहां पर हफीज को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार नहीं दिया गया था, वहां पर हफीज को जो है वो सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार नहीं दिया गया था। तो ये तो नाइंसाफी है। तो फिर आप क्या दूसरों से जाके शिकायत कर रहे हैं कि जी हमारे खिलाड़ियों के नाइंसाफी कर दी? वो कहेंगे भाई पहले अपने गिरबाने में तो झांको आप। लेकिन आप नहीं समझते कि इंडिपेंडेंट ज्यूरी थी, इंडिपेंडेंट ज्यूरी ने सारी चीजें बगौर उनका जायजा लिया होगा। टेस्ट क्रिकेटर भी थे, इसमें रमीज राजा भी शामिल थे, इसमें टेस्ट क्रिकेटर बाजीद खान भी शामिल थे। क्या उन्होंने नहीं देखा होगा रमीज राजा और हफीज के दरमियान तो मोहब्बत और वो पहली जंग जारी है मोहब्बत की और उसकी? देखें इकबाल बेग साहब, जहां तक मेरी मालूमात हैं, मैंने ये सुना है कि हफीज का जहां भी नाम आया, रमीज राजा ने वोट हफीज को ही किया। लेकिन आप बाजीद खान साहब की बात करते हैं तो बाजीद खान साहब तो उस कमेटी में भी शामिल थे जिसने पाकिस्तान टीम के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर के लिए मिसबाउल हक का इंतखाब किया है। तो आप एक आदमी जो पहले ही नाकाम हो चुका है, अब आप उसको इस ज्यूरी में भी लेकर आ गए। उरूज मुमताज के ऊपर वैसे ही उंगलियां खड़ी हैं, हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके सोशल मीडिया पर जाकर हम उसको देख सकते हैं। उरूज मुमताज की क्रिएटिबिलिटी, बाजीद खान की क्रिएटिबिलिटी,
आप कैसे इन चीजों को अंदाजा कर सकते हैं? और हफीज अगर इस अवार्ड में नहीं है तो फिर ये अवार्ड मुतनाज़ है। इस पर हम बात करेंगे। हम बाजिद खान की बात करेंगे, एक टेस्ट मैच खेले वो पाकिस्तान की जानिब से। उरूज मुमताज की भी बात करेंगे। उरूज मुमताज जब कप्तान थी तो कई लड़कियां उनके खिलाफ हो गई थी। शाहिदा खान और शर्मीन खान मरहुमा जो थी और किरण बलोच, वो क्रिकेट ही छोड़ गई उरूज मुमताज की वजह। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिर्जा इकबाल बेग, अस्सलाम वालेकुम सर, और जया सर को सर अस्सलाम वालेकुम। फजल रहमान बात कर रहा हूँ सर लाहौर से। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे फजल रहमान सर? मैं क्रिकेट के हवाले से ये कहना चाहता हूँ, हमारे पास इतना सर प्यारा बॉलर बिलाल आसिफ, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर 6 विकेट ले ली हुई है उन्होंने। हाँ। वो टीमें क्यों नहीं सर खेल रहे? दूसरी बात यह कि यासिर शाह हो गए और शदाब, इनकी ना बॉलिंग है ना बैटिंग है। बिलाल आसिफ ऑलराउंडिंग बैटिंग कर रहा है सर। एक और सवाल है मेरा, जैसे हैदर अली और अब्दुल्ला शफीक है, इतने कमाल के बैट्समैन है, इनको प्रॉपर खिलाना चाहिए। दूसरी बात सर ये है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इंजर होया था न्यूजीलैंड का प्लेयर, वो तो शहनशाह की यॉर्कर पे इंजर। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया हूँ, वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल आसिफ की बात की फजलुर रहमान साहब ने। बिलाल आसिफ ने अपने डेब्यू पे अबू धाबी में बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया और फिर बिल्कुल बीच में वो टीम के पाकिस्तान के प्रोबेबल्स में तो थे, लेकिन वो पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट नहीं हो सके। आप क्या समझते हैं, उनकी सिफारिश नहीं है या वो इतने अच्छे नहीं है जिसकी वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो? देखें इकबाल बेग साहब, आपको अगर पाकिस्तान क्रिकेट के धारे में रहना है तो मुसलसल आपको कारकर्दगी का मुजाहरा करना पड़ेगा। बिलाल आसिफ ने एक और डेब्यू भी किया, उन्होंने सिंगिंग भी शुरू कर दी है, तो मेरी उनके लिए बेस्ट विशेज हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के टॉप सरकर्दा बॉलर्स में शामिल हैं। साजिद खान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और मैं उनको देख रहा हूं कि उनको मौका मिलना चाहिए। नो डाउट अच्छा उन्होंने डेब्यू किया, लेकिन वो अपनी कारकर्दगी में आई थिंक, मैं अगर गलती नहीं कर रहा तो उन्होंने तो वनडे में भी डेब्यू में 5 आउट किए। नहीं, वनडे में नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने बिलाल आसिफ ने अच्छी बॉलिंग की। 5 उन्होंने जिम्बाब्वे में आउट किए, डेब्यू पे नहीं किया, और उन्होंने यहाँ टेस्ट में 6 विकेट हासिल की थी। मैं दुबई के उस टेस्ट मैच में मौजूद था, लेकिन बात यही है कि वो अपनी कारकर्दगी में तसलसल नहीं रख सके और इसी वजह से टीम में नहीं। ठीक है, हम बात कर रहे थे उरूज मुमताज की। उरूज मुमताज 4 कैप्स पहना दी हैं। वो कहते हैं कि मफादात का टकराव नहीं होगा क्रिकेट बोर्ड में। उरूज मुमताज वीमेन विंग की को भी लीड कर रही हैं, चीफ सेलेक्टर भी हैं, कमेंट्री भी कर रही हैं, मुख्तलिफ चीजें कर रही हैं, ज्यूरी में भी आ जाती हैं। तो क्या और कोई विमेन क्रिकेटर नहीं है पाकिस्तान में? देखिए, इस क्रिकेट बोर्ड की अगर आप बात करते हैं तो ये क्रिकेट बोर्ड कैप भी बड़ी तेजी से पहनाता है, उतारता भी बहुत तेजी से है। तो आप देखें उरूज मुमताज से कैप्स जो है वो कब वापस ली जाती हैं, क्योंकि बहुत अच्छे शॉट खेल रही है सना मीर। उन्होंने जो है वो महाजराई नहीं की इस क्रिकेट बोर्ड के साथ, जिस तरह डेडिकेशन के साथ वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में कंधे से कंधा मिलाकर पीसीबी के चल रही हैं। सुपर लीग में भी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो कमेंट्री कर रही थी। तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं और उरूज मुमताज को जो है वो इंतजार कर रही हैं कि कब उनसे जो है वो कैप वापस लेने की जो है शुरुआत होती है। आप मिसबाउल हक की मिसाल आपके सामने है, परफॉर्मेंस तो उरूज मुमताज की कुछ है नहीं है। और जिस तरह उन्होंने 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर सेलेक्ट कर लिए साउथ अफ्रीका के टूर के लिए, कोई पूछने वाला नहीं है। विमेन टीम जो जा रही है साउथ अफ्रीका, देखिए वसीम खान साहब तो बड़ा दावा करते हैं कि वो खवातीन क्रिकेट के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो खवातीन क्रिकेट में कोई तब्दीली नहीं आई है। क्रिकेट बोर्ड बदल गया, मैनेजमेंट बदल गई, लेकिन सोच नहीं बदली। और यहाँ पर भी बात हो रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रेस कर रहे हैं। जिस तरह मैं अगर इकबाल बेग साहब जो बोर्ड से इस वक्त करीब लोग हैं, जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में लोग कमेंट्री कर रहे हैं, हमने क्रिकेट में देखा या तो रिश्तेदारियां आपको क्रिकेट बोर्ड में टेस्ट कैप दिलवा देती हैं। मैं ये नहीं बताना चाह रहा कौन किसका भांजा है, कौन किसका बाप है, ये मैं नहीं बताना चाह रहा आपको, लेकिन अगर आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी देखें तो मतलब यह है, सहाफी का मतलब ये होता है कि वो जिम्मेदारी के साथ काम करे और जो सच है उसको सच लिखे। लेकिन कमेंट्री करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए आप जिस लेवल तक चले गए हैं वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपने सना मीर की बात की, सना मीर ने रिटायरमेंट ले ली। उरूज मुमताज चीफ सेलेक्टर थी, उन्होंने उन्हें ड्रॉप किया, तो सना मीर अब आई हैं वापस। तो आप नहीं समझते कि टफ टाइम देंगी? और सना मीर उरूज मुमताज से तो कहीं ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी थी, उनकी रैंकिंग भी बड़ी जबरदस्त रही है आईसीसी में और पाकिस्तान को लीड भी कर चुकी है। आप समझते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद सना मीर कहीं उरूज मुमताज की जगह न ले? अकलमंद वही होते हैं इकबाल बेग साहब जो गुस्से में भी अपने आसाब पर काबू रखें। जिस तरह मैंने आपको कहा कि सना मीर गलत शॉट नहीं खेल रही और जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान वो स्टूडियो शो कर रही थी
और उरूज मुमताज जो थी वो कमेंट्री बॉक्स में बैठी हुई थी। तो सना मीर अपने बहुत अच्छे अंदाज में कार्ड खेल रही हैं, क्योंकि वो उनकी क्रिकेट की इनिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में वो अपने आप को बिल्कुल आउट नहीं रखना चाहती। क्रिकेट बोर्ड के साथ उन्होंने महाजराई नहीं की, उन्होंने क्रिकेट बोर्ड के साथ लड़ाई नहीं की, वो अपने अच्छे वक्त का इंतजार कर रही हैं। और एक ऑप्शन मौजूद है बोर्ड के पास, जब झटका देना हो उरूज मुमताज को तो सना मीर तो अवेलेबल है। उरूज मुमताज कहती हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे दोस्त अतीकुर रहमान ने उनसे सवाल किया तो वो कहती हैं कि अगर बोर्ड ने मुझे ओहदे जिम्मेदारी दी है तो कुछ तो मुझ में होगा। अब देखते हैं बोर्ड कितने अरसे तक उनकी इन सलाहियतों से, भरपूर सलाहियतों से फायदा उठाता है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा भाई, क्या हाल है आपके? कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बिलाल बात कर रहा हूँ कराची से। जी बिलाल, क्या सवाल है आपका? सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि जो सेकंड टेस्ट खेला जा रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, उसकी प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? क्या शान मसूद को ड्रॉप करना चाहिए या आबिद अली को? चले, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? अभी तो मेरे ख्याल में रिस्क लेंगे ये इमरान भट्ट को खिलाएंगे, आपको लगता है? ये इससे ज्यादा नाइंसाफी कोई हो नहीं सकती इकबाल बेग साहब, कि यहाँ पर शान मसूद और आबिद अली आपने मजबूरी में इनको खिलाना है। और अगर आप मुझसे पूछे ना दिल से, तो मैं कहूंगा कि आप उसी 11 को कंटिन्यू करें, क्योंकि नसीम शाह के ऊपर बहुत ज्यादा हाथ उठ रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं। सोहेल खान का चांस नहीं बनता अब फिलहाल तो जो मेरी इत्तलात हैं कि पाकिस्तान टीम अनचेंज जा रही है। रिजवान ने आज बात करते हुए तब्दीलियों की जानिब इशारा किया। वो तो मानी साहब भी बहुत कुछ कहते हैं। हाँ। तो इसी क्रिकेट बोर्ड उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं रिजवान भी हैं। तो टेस्ट मैच की अनाउंसमेंट में आपको पता चल जाएगा। तो इकबाल बेग साहब, मैं कहता हूं कि इस टीम को कंटिन्यू आपको करना चाहिए, आपको इसी टीम को खिलाना चाहिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई किसको साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है, क्योंकि हसन अली भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पहले आप जरा नसीम शाह को मौका दें, उनको ड्रॉप करें, क्योंकि जिस तरह आपने आसिफ शफीक को ड्रॉप कर दिया इस टीम में, अगर आप देखें हारिस सोहेल को, हारिस सोहेल यहां भी परफॉर्म नहीं करते तो फिर तो उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ खिलाना नाइंसाफी होगी। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छी चीजें भी तो की हैं ना, जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या अच्छी चीजें आपकी नजर में? देखिए, अवार्ड अच्छी चीज थी और मुतनाजा हो गया ना, वो तो मुतनाजा हो गया हफीज की वजह से। और देखें, टेस्ट क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी तो बन ही गए थे ना। और देखें, जो उसमें 10 या 11 जो भी ज्यूरी में लोग थे, और डेफिनेटली लोगों की राय से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो हाथ खड़े कर सकता है, लेकिन उंगलियां तो उठेंगी जो माजी में मामला हफीज के चेयरमैन पीसीबी के साथ रहे हैं। हालांकि चेयरमैन पीसीबी ने तो नहीं मिला हुआ है ना, फुल्ली सपोर्ट किया उनको जब 2018 में वो रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे थे। अब इस दौरे से पहले भी उन्होंने कहा कि जी मुझे तो सी कैटेगरी के पैसे मिलते हैं। उन्होंने कहा आप जब तक खेलेंगे आपको ए कैटेगरी के पैसे मिलेंगे, लेकिन वसीम खान के साथ जो उनके मामलात रहे, तो ये सारी चीजें थी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो ये कह सकता है कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब भी मौर्रिख तारीख लिखेगा वो ये जरूर लिखेगा कि बोर्ड के हफीज के साथ ताल्लुकात जो थे, शायद उसकी एक वजह ये सर्द मोहरी की वजह क्या है? आप क्या समझते हैं? क्या हफीज ब्लंट है? कहीं वहां से तो नहीं शुरू हुआ? जब इंग्लैंड के दौरे पर पाकिस्तानी टीम जा रही थी, हफीज का कोरोना टेस्ट जो था वो पॉजिटिव आया, उन्होंने किसी और लैब से कराया, वो नेगेटिव आया, उन्होंने ट्वीट कर दिया, वहां से तो सर्द मोहरी की। हालांकि अगर आपको याद हो इकबाल बेग साहब, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मौजूद नहीं थे, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसीम खान ने यह कहा था कि अगर हफीज ने अपने तौर पर अपना टेस्ट कराया तो उन्होंने कोई वायलेशन नहीं की है। उन्होंने यहां तक तो बोला, लेकिन आपको पता है कि यहां पर आग लगाने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, तो 1-to-1 किया उन्होंने। लेकिन हफीज ने भी सना मीर की तरह अपने आप को बहुत अच्छा जो है वो प्रेजेंट किया है, ग्राउंड में वो परफॉर्म कर रहे हैं, और सर झुकाने के लिए वो तैयार है नहीं। और आपको पता है कि चाहे हुकूमत हो, चाहे क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे इदारे हो, वहां पर आपको बंदा चाहिए सर झुकाने वाला, वहां पर सर उठाने वाला बंदा नहीं चाहिए। तो इस क्रिकेट बोर्ड में सारे सर झुकाने वाले बंदे, जाकिर खान कहाँ गायब हो गए? अभी आप जो शुरू में कह रहे थे कि शोएब अख्तर कहते हैं ग्रुप है जाकिर खान का, जाकिर खान नजर नहीं आ रहे मंजर आम पर। नहीं, उनको नजर आने की जरूरत नहीं है, वो वर्ल्ड कप 2019 में गए हुए थे। वो अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान मुख्तलिफ प्लेयर्स को वजीर आजम के पास लेकर जाते रहे, वो हर जगह तो नजर आ रहे हैं आपको। वो अलग बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट कभी सोशल मीडिया पर उस तस्वीर को शेयर नहीं करता जहां जाकिर खान जो है वो वफ्द को लेकर। वजह क्या है? वो भी तो बोर्ड का ही हिस्सा है ना जाकिर खान, कोई बाहर के किसी और क्रिकेट बोर्ड के तो ऑफिशियल नहीं है ना। नहीं, जाकिर खान भी अभी जब साउथ अफ्रीका ने अपनी अनाउंसमेंट की कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो डायरेक्टर इंटरनेशनल की हैसियत से उन्होंने अनाउंसमेंट की। हालांकि क्रेडिट तो वसीम खान साहब लेते हैं कि जी इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में लाने में मैंने अहम किरदार अदा किया, लेकिन पाकिस्तान
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ भी अच्छा शॉट खेला। उन्होंने डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान को आगे रखा, जो कि विजिट करवा रहे थे जब जनूबी अफ्रीका का वक्त आया था, पिंडी लेकर गए, उनको कराची लेकर आए। अच्छी चीज तो है, लेकिन इकबाल बेग साहब आप 99 अच्छी चीजें कर लें, एक गलत शॉट खेल लें, वो एक शॉट जो है वो आप पे भारी पड़ जाता है और 99 पीछे रह जाता है। अच्छा, ये बताएं याया कि अभी क्रिकेट कमेटी की सदारत चेयरमैनशिप सलीम यूसुफ को दी गई है। सलीम यूसुफ को शायद आपने अपने शो में बुलाया, हम तो जब भी उन्हें बुलाते थे वो कहते हैं यार मैं तो बिल्कुल क्रिकेट से आउट ऑफ टच हूं। और सलीम यूसुफ सुना इस कमेटी में भी शामिल थे, जो ज्यूरी को हेड कर रहे थे, जो आदमी क्रिकेट को कहता है कि मैं तो क्रिकेट से बिल्कुल आउट ऑफ टच हूं। सलीम यूसुफ का चॉइस कैसा है? लोग कहते हैं कि पसे पर्दा कहीं और से उनका नाम आता है, वरना तो उनको दिलचस्पी नहीं होती, वो ना मीडिया पे आते हैं ना कुछ करते हैं, उनको कैसे? आपने अज़राए तकल्लुम अपनी गुफ्तगू से हज़फ कर दिया। मैं ऐड कर देता हूं कि इस क्रिकेट बोर्ड में 3 वसीम हैं। वसीम अकरम साहब क्रिकेट कमेटी में मौजूद हैं, वो कहते हैं कि जी हम तो सिफारिशात देते हैं, हमारा काम क्रिकेट बोर्ड की किसी चीज में जो है मुदाखलत करना है नहीं। हालांकि बनी गाला में जब हफीज मिलने के लिए गए थे मिसबा और अजहर अली के साथ, तो उस मीटिंग में भी वसीम अकरम साहब मौजूद थे। अगर आपको याद हो तो वसीम खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी मैं तो एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ, गवर्निंग बोर्ड और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे जो काम करने के लिए कहते हैं मैं करता हूँ। अब मोहम्मद वसीम आए हैं, जिनको मैं अभी से कह रहा हूं कि मोहम्मद वसीम जो है वो इतने बा-इख्तियार चीफ सेलेक्टर नहीं होंगे जिस तरह माजी में हम कहते रहे कि रबर स्टैम्प सिलेक्शन कमेटी आती हैं। ये सिलेक्शन कमेटी भी आपको 1-2 सिलेक्शन के बाद इस बात का खुलासा हो जाएगा। अगर जो बहुत सारे लोग मुझसे इत्तेफाक कर नहीं रहे, कह रहे हैं कि यार अभी वसीम को आप थोड़ा सा काम तो करने दें, मेरा उनको ये जवाब है कि भाई कोई नया बैट्समैन आता है तो फास्ट बॉलर उसको आते ही बाउंसर करता है, 50 रन के बाद उसको तेज गेंदे करना शुरू नहीं करता। तो वसीम आपके सामने है। वसीम की टीम ने कायदेतन ट्रॉफी में फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया, लास्ट टाइम उनकी टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन इस बार वसीम जो है देखते हैं, अभी पता चल जाएगा आपको कितने पानी। लेकिन बोर्ड ने इंटरेक्शन नहीं कराया वसीम का, कराया मीडिया के साथ। देखें वसीम खान साहब जो है, मोहम्मद वसीम की बात जी, मोहम्मद वसीम के अगर हवाले से मैं बात करूं तो उनका अपना यूट्यूब चैनल भी था, वो पाकिस्तान टेलीविजन पर भी राशिद लतीफ साहब, शोएब अख्तर साहब, डॉक्टर नुमान नियाज के साथ जो है वो शो करते रहे। बहुत सारे शो में जब कोई गायब हो जाता तो वो होस्ट भी कर लेते थे, लेकिन अब इस सीट पर बैठकर उन सवालों के जवाब देना इतना आसान होगा नहीं। लेकिन एक बात इंज़मामुल हक साहब की बिल्कुल दुरुस्त निकली, उन्होंने कहा कि ओवरसीज बंदा आएगा, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग हफीज के पास भी वो वसीम के पास डच नेशनलिटी है। तो आप तो ये तो सारे ओवरसीज हो गए फिर। हाँ, मेजॉरिटी इस क्रिकेट बोर्ड में तो देखें, बात दरअसल इकबाल बेग साहब ये जिनका घर यहाँ पर नहीं है तो वो तो इस घर की परवाह करेंगे ना, क्योंकि वहां तो पक्का घर है। लेकिन आपने बात की मोहम्मद वसीम की, अगर कंपैरिजन करें, खबरें पहले चलाई गई कि मोहम्मद अकरम होंगे चीफ सेलेक्टर, और मोहम्मद अकरम बड़े दबंग आदमी है। मोहम्मद अकरम मतलब बोलते हैं, कम से कम अगर वसीम और अकरम का आप कंपैरिजन करें तो अकरम खुल के बात कर लेते हैं। अकरम ने कह दिया कि मैं वही कन्वेंशनल क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के साथ जाऊंगा जिसकी वजह नहीं, तो वसीम एडजस्ट कर पाएंगे वही, क्योंकि वो कोचेस जो कोचेस हैं, बासित अली उनसे ज्यादा खेले हुए हैं, फैसल इकबाल उनसे ज्यादा खेले हुए हैं, अब्दुल रज़ाक अपने जमाने के अच्छे ऑलराउंडर थे, तो वसीम कैसे कोप करेंगे इन सब के साथ? हाँ, बहुत भूल गए आप, मिसबाउल हक को नजरअंदाज कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के कामयाब तरीन कप्तान है वो। आपको लगता है कि मिसबाउल हक साहब के सामने खड़े हो सकेंगे मोहम्मद हफीज, वसीम खान, मोहम्मद वसीम? आपको लगता है कि बाबर आजम को हैंडल कर सकेंगे मोहम्मद वसीम? बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे कि वसीम साहब के लिए कितने आसान दिन है और कितने मुश्किल दिन है। हालांकि उनके जो नादान दोस्त हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली मोहम्मद वसीम जो है वो 5 लाख से 15 लाख की नौकरी उनकी हो गई है। तो बहरहाल इससे पहले तो वो राब्ता करते थे चीफ सेलेक्टर बनने से पहले, लेकिन लगता है कि अभी तो चीफ सेलेक्टर बनने कोई असाइनमेंट भी नहीं मिला और अभी से उन्होंने टेक ऑफ कर लिया। इंतजार कर रहे हैं जब वसीम साहब सिलेक्शन करेंगे तो इन खिलाड़ियों के बारे में जो उनकी राय है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। जिन लड़कों को माजी में वो तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, अब देखना यह कि उनको वो सेलेक्ट कैसे करते हैं। जब वो बात करते थे कि जी फला खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी हो गई, अब देखना यह है कि वो उन लड़कों को इंसाफ के कटहरे में लेकर आते हैं या नहीं लेकर आते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। उनकी पहली सिलेक्शन से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि शॉट वसीम खेल रहे हैं या बल्ला किसी और ने पकड़ा। लेकिन क्या इनकॉम्पिटेंट लोग या कम टेस्ट खेलने वाले लोग इस क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं? हमने उरूज मुमताज की बात की, नदीम खान को ले लें। नदीम खान बड़े नफीस इंसान है, 2 टेस्ट मैचेस खेले, एक 1993 में खेले वेस्ट इंडीज के खिलाफ जहां इंज़मामुल हक ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी बनाई, और एक 6 साल के बाद 1999 में मद्रास चेन्नई टेस्ट खेले, 2 लेवल 2 का कोचिंग कोर्स किया हुआ है। मतलब क्राइटेरिया क्या है इस क्रिकेट बोर्ड का? आप तो क्रिकेट को बड़े करीब से देखते हैं, क्या क्राइटेरिया? इनकॉम्पिटेंट का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं करूंगा इकबाल बेग साहब, चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे एक मैच भी आपने पाकिस्तान से खेला हो ना, तो वो बहरहाल कोई हैसियत रखता है। तजुर्बा भी तो हो हाँ, लेकिन बात दरअसल ये है
नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर होना। लेकिन देखें अभी जहाँ मुदस्सर नजर रहे, बड़े बड़े लोग, आमिर सोहेल रहे वहाँ, जहाँ हारून रशीद, जो बड़े मतलब नाम तो थे ना क्रिकेट के जो वहाँ रहे। आपकी बात से मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहा। बात दरअसल ये हेल्म ऑफ अफेयर्स जिस तरह लोग देख रहे हैं, जिस तरह आप कहते हैं कि सलीम यूसुफ ने आपको कहा कि जी मैं क्रिकेट पर मेरी निगाह नहीं है, अब वो क्रिकेट के बारीक बीनी से चीजों का जायजा लेंगे, वो चीजों को देखेंगे, वो पूछेंगे। तो बात दरअसल ये यहाँ पर जिन लोगों को लाया जा रहा है इकबाल बेग साहब, उनके लिए ओहदे ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, उनके लिए तनख्वाहों का वो चेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सलीम यूसुफ के लिए तो तनख्वाह की कोई वैल्यू नहीं है। 55,000 रुपए एक मीटिंग के मिलेंगे उनको, लेकिन बहरहाल वो क्रिकेट बोर्ड के साथ तो एसोसिएट हो रहे हैं ना। लेकिन एक बात है कि ना वो इकबाल कासिम ना वो मोहसिन हसन खान की तरह जो है, अगर ये क्रिकेट बोर्ड रहता है तो वो रिजाइन करेंगे। मेरा ख्याल है वो चलेंगे कंधे से कंधा मिलाकर। अगर आप देखें इस क्रिकेट कमेटी में भी, तो यहाँ पर आपको उरूज मुमताज जो है बहुत सारे ओहदों पर बुरा जमान दिखाई दे रही हैं। अली नकवी साहब जो है उनको आपने फॉरवर्ड कर दिया है मैच रेफरी के लिए। तो अब यहाँ पर इन चीजों को आप किस तरह कंसीडर कर रहे हैं? अगर आपने इस क्रिकेट कमेटी को मजाक बनाया हुआ है, या तो आप इस क्रिकेट कमेटी को जो है एंगेज करें अपने क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साथ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया याया हुसैन ने बड़ी तफसीली हमारे साथ गुफ्तगू की, और हमारा मकसद किसी की दिल आजारी नहीं, हमने फैक्ट्स पर बात की। ना कोई हमारा दुश्मन है, ना हम किसी के दुश्मन है, लेकिन आपको फैक्ट्स की बुनियाद पर सारी चीजें बताई। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए मिर्जा इकबाल बेग को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।